नमस्कार बच्चों। अभी हम चैप्टर 4 को अध्ययन कर रहे थे, कार्यपालिका, जिसमें हमने अभी अध्ययन किया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो क्या है, संसदीय शासन में आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, अर्थात लोकसभा में बहुमत दल का प्राप्त नेता, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है बच्चों, उसका जो नेता है, अर्थात वो जिसको अपना नेता चुनते हैं, वह देश का प्रधानमंत्री होता है। तो बहुमत का समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत ताकतवर बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है तो वह उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो बच्चों, जैसे प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, वह अपना जो है समर्थन खो देता है और उसको त्यागपत्र देना होता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा और ज़्यादातर बहुमत, लोकसभा का बहुमत कांग्रेस पार्टी के ही पक्ष में रहा और ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से लेकर अनेक अवसर ऐसे भी आए जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, अर्थात कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ, उस समय बच्चों गठजोड़ की राजनीति उभर कर आई। तो गठजोड़ की राजनीति क्या होती है? गठजोड़ की राजनीति के तहत, जिसको हम गठबंधन की सरकार भी कहते हैं, तो गठबंधन की सरकार से तात्पर्य यह है कि जो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होती है। अर्थात जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा होता है तो कुछ पार्टियां आपस में समझौता कर लेती हैं और सरकार बनाने की स्थिति में होती है। अब इसमें क्या होता है कि जिस नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति जो है बच्चों, उसके नेता यानी कि को कॉल करता है, आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, और उसका मुखिया जो है उसको राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो अपनी मनमर्जी नहीं कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। 75वें संविधान संशोधन जो अनुच्छेद है 75वां, उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये बात सही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन वो नियुक्ति उसी की करेगा जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, वह उसके दल के नेता को राष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इसके अलावा उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अर्थात उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अब मंत्री परिषद जो है, उस मंत्री परिषद में कौन कौन होंगे, इस व्यवस्था को, इस बात को तय करने का कार्य प्रधानमंत्री के पास है। अर्थात प्रधानमंत्री ये तय करता है कि कौन कौन जो है उसके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर उनके मंत्रालय को बांटता है। तो वह अपना एक टीम गठित करता है, उस टीम को जो विभाग हैं वह उनको विभाग बांटता है, उन मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंपे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी है कि किसी के पास रक्षा मंत्रालय है, किसी के पास गृह मंत्रालय है, किसी के पास विदेश मंत्रालय है। तो इस प्रकार उनके जो है मंत्रालयों को बच्चों बांट दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता तथा राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री यानी कि केंद्रीय स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री और उपमंत्री बनाया जाता है, जैसे आपको हमने पहले भी बता दिया था इसके बारे में। इसी प्रकार राज्य में भी बच्चों व्यवस्था होती है। राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, उसको राज्यपाल
चुनता है। चुनने से तात्पर्य है कि उसी की नियुक्ति की जाती है जो राज्य में बहुमत दल प्राप्त नेता होता है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए एक संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य होते हुए बिना भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है और वह देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है क्योंकि वह उस पार्टी से जुड़ा हुआ था, उस पार्टी का नेता था, तो वह प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको चुनाव लड़कर अर्थात चुनाव में जीतकर आना होगा और संसद की सदस्यता उसको ग्रहण करनी होगी, वरना उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा यदि उसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह संसद का सदस्य नहीं बनता है। तो संविधान सभा ने अनेक सदस्यों के विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर यही समझना है कि बहुमत दल प्राप्त नेता को राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, आगे है संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण में और देखरेख में कार्य करती है। जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण होता है विधायिका का, तो विधायिका के नियंत्रण में बच्चों कार्यपालिका कार्य करती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि एक मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बच्चों त्यागपत्र देना होता है। दिया भी है इसमें स्पष्ट कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारिणी समिति है एवं वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। अर्थात मंत्रिपरिषद जो है एक सामूहिक रूप से कार्य करती है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने बेशक उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है सुविधा की दृष्टि से, लेकिन सभी एकजुट होकर देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। सरकार के सभी कार्यों के लिए समूची मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अर्थात सरकार जो भी कार्य करती है उन सभी जो सदस्य मंत्रिमंडल में हैं उन सबकी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध, जैसा कि अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति से या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे अलग से वाणी नहीं बोलनी चाहिए, वह उस निर्णय को स्वीकार कर ले, अन्यथा त्यागपत्र उसको देना होगा। जबकि ब्रिटेन में संकल्पना मंत्रियों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है, अर्थात पूरे देश की रीढ़ है, शासन व्यवस्था की रीढ़ प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल की रीढ़ प्रधानमंत्री होता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं। अर्थात जो मंत्रिपरिषद है उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा यदि प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र दे दे, उस समय उन परिस्थितियों में क्या होगा कि उसका कोई अस्तित्व बच्चों नहीं रह जाएगा। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आता है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। मंत्रिपरिषद की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है।
प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। अर्थात जो प्रधानमंत्री है बच्चों, वो क्या कार्य करता है, वह एक सेतु के रूप में कार्य करता है दोनों के बीच, राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद उसकी है उसके बीच वह सेतु का कार्य करता है। अर्थात उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करना प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। अर्थात जो सरकार है उसकी मुख्य धुरी कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन तथा प्रस्तावित कानूनों के विषय में राष्ट्रपति को सूचित करे। तो उसका दायित्व भी बनता है और वह करता भी है कि समस्त सूचनाएं वह राष्ट्रपति के पास प्रेषित करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होता है एवं सरकार की नीतियों के विषय में निर्णय लेता है। जैसे ये प्रधानमंत्री की अनेकों शक्तियां बच्चों, मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आता है जब प्रधानमंत्री अपने पद की ग्रहण कर लेता है। अर्थात बच्चों, प्रधानमंत्री जब अपने पद को ग्रहण कर लेता है तभी मंत्रिमंडल का गठन, यानी कि पहले प्रधानमंत्री शपथ लेगा, अपने पद को ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, अपने पद पर पदासीन होगा, उसके बाद वह मंत्रिमंडल का बच्चों गठन करता है। ठीक, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र वह दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद जो है बच्चों वो भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो आपकी मंत्रिपरिषद है उसके बीच सेतु का कार्य करता है। अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करना प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व है, प्रमुख कर्तव्य है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है को महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की जानकारी भी देना प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व है, कर्तव्य है। इसके अलावा संघीय मामलों के प्रशासन तथा प्रस्तावित कानूनों के विषय में भी वह राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो ये बच्चों जो है इसे प्रधानमंत्री के जो प्रमुख कार्य हैं उससे संबंधित जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन भी बनेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये समस्त उसके कार्य ही हैं जो हम अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री अनेक शक्तियों के स्रोत जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लगाना, लोकसभा का नेतृत्व करना, मीडिया तक उन कार्यों की जानकारी पहुंचाना, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व में उभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेताओं की छवि इत्यादि। अर्थात बहुत सारे प्रधानमंत्री बच्चों आपने देखे होंगे जो लोकप्रिय रहे हैं, कुछ लोकप्रिय नहीं रहे हैं। जैसे आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय रहे, इंदिरा गांधी लोकप्रिय रही, राजीव गांधी लोकप्रिय रहे। इसके अलावा वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, भारत में नहीं विश्व में भी। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वह उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि वह उनका प्रयोग किस प्रकार करता है। यदि मंत्रिमंडल उसका पूर्ण बहुमत में है तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छे प्रकार से कर पाएगा। यदि इसके विपरीत राजनीतिक गठबंधन से सरकार बनी है तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग उचित रूप में नहीं कर सकता। अर्थात जिस प्रभावी ढंग से उसे अपने कार्य करने चाहिए उस कार्य को वह उस प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। तो गठबंधन सरकारों में हमने देखा है कि कई बार जो सरकारें बनी हैं बच्चों वो बीच में ही टूट गई हैं। अर्थात दूसरी पार्टी ने क्या किया है, अपने उस समर्थन को उस पार्टी से वापस ले लिया है, जिसके कारण समय समय पर उन सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। जिसमें कई 1997 की घटना है देसाई मंत्रिमंडल को, 1990 में वीपी सिंह मंत्रिमंडल को,
1997 में देवगौड़ा मंत्रिमंडल को, 1990 में चंद्रशेखर मंत्रिमंडल को, 1997 में गुजरात मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके अलावा बच्चों 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी और चौधरी चरण सिंह की सरकार 1979 में विश्वास मत हासिल करने में असफल रही, इसलिए उनको भी त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो है समय समय पर बच्चों उन्हें अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा है, यानी अर्थात उनकी सरकार जो है अल्पमत में आने के कारण सरकार गिर गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी है। वह उस समय बढ़ती है बच्चों जब गठबंधन की सरकार होती है, तो वह गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका अधिक इसलिए हो जाती है कि जब कई पार्टियां उभर कर सामने आती हैं, कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है, तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से, उसके अधिकारों में मैंने आपको बता दिया था कि वह सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है बच्चों उसका जो अधिकार है वो अधिक हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों और मंत्रालय के जो सौंपे हैं उसने, उनके कार्यकलापों पर भी वह नज़र रखने का कार्य करता है। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी समय समय पर घटित होती रहती हैं, जैसे 2G घोटाला आपने पढ़ा है, और 2014 में सरकार बनी DMK कोटे के मंत्री से। तो कहने का समझने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बहुत बदलाव के कारण जो है जो कार्यपालिका है वह महत्वपूर्ण है। ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों महत्वपूर्ण हैं। सत्तारूढ़ केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति को सलाह देगी कि किस राज्य में कौन राज्यपाल बनेगा। तो इस प्रकार वहाँ पर भी राज्यपाल की नियुक्ति में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का हाथ होता है। तो प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानमंडल का दल का नेता होता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री की स्थिति केंद्र में है, ठीक वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। आगे बच्चों है स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाही, अर्थात जो मंत्रिमंडल है उसके साथ साथ उस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों सरकारें बेशक बदलती रहें, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है जिसको हम नौकरशाही के रूप में भी जानते हैं वो कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं बदलती। ठीक उसकी एक निर्धारित समय के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन शामिल होता है। ये क्या है? ये एक ढांचे में सैन्य सेवाओं के अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित तथा प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों को सलाह देते हैं। तो बच्चों जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उनको सलाह देने का कार्य करते हैं प्रशासनिक अधिकारी। वास्तव में यदि देखा जाए तो सरकार और राष्ट्र को, देश को चलाने का कार्य इन्हीं स्थायी सरकारी कर्मचारियों का होता है। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं तथा प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि वह योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करे। साथ ही साथ यह भी है कि नौकरशाही वर्तमान में बच्चों देखने को आता है कि जो नेतागण हैं वो सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देते और अपने दबाव में उनको लाकर उनसे कार्य कराते हैं।
तो इस प्रकार नौकरशाही में बच्चों भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार और मर्जी की कमी ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पलीता लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अर्थात भ्रष्टाचार होने के कारण एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करना वर्तमान में असंभव सा हो गया है। आम जनता का आरोप है, क्या आरोप है, कि नौकरशाही पर कि वह राजनीतिक दबाव में कार्य करता है। तो बच्चों काफ़ी हद तक हम देखें तो यह बात सही भी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको राजनेता जो हैं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देते, और जो आम जनता है वो बेचारी परेशान रहती है, क्योंकि उनको उचित या अच्छे प्रकार से, ठीक प्रकार से जो कार्य सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए वो नेता नहीं करने देते हैं, जिसका उसका लाभ जो है उन देश के नागरिकों को ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। तो वर्तमान में बात करें तो नौकरशाही भी राजनीति के खेमों में बटी हुई दिखाई देती है। जो सरकार आती है वह उसकी उच्च विचारधारा और समर्थकों को उच्च पदों पर ही नहीं, उच्च पदों पर भी नियुक्त करती है। जब सरकार आती है तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मनमर्जी से ही उन कर्मचारियों को नियुक्त करती है। जब दूसरी सरकार आती है तो उन कर्मचारियों को वहाँ से हटाकर दूसरे पदों पर या दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो नौकरशाही पर भी बच्चों हम बात करें तो सरकार अर्थात जो नेता हैं, लीडर हैं, उनकी कहीं ना कहीं मनमानी चलती है। उसके बाद आगे है नौकरशाही का जो रूप है वर्तमान में बहुत जटिल हो गया है। जैसा जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो शॉर्ट में समझते हुए पढ़ेंगे तो भारत में नौकरशाही का स्वरूप जो है वो बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी एवं लोक उपक्रम के तकनीकी प्रबंधीय अधिकारी शामिल होते हैं। इन सब से मिलकर क्या है, ये एक नौकरशाही का ही रूप है। हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने गैर सरकारी, राजनीतिक और व्यावसायिक के रूप में दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिना भेदभाव के इनकी नियुक्ति हो सके, इसलिए उनके लिए योग्यताएं निर्धारित की गई। क्या योग्यताएं निर्धारित की गई? भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो कार्य करने का समय बच्चों 6 वर्ष है और उनकी आयु 65 वर्ष अधिकतम है। यदि 65 वर्ष से पूर्व भी उनकी आयु 65 वर्ष हो गए और 6 वर्ष उनका कार्यकाल नहीं हुआ तो बेशक चाहे 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ उनको, लेकिन वहाँ पर आयु उनकी 65 वर्ष हो गई, इसलिए उनको त्यागपत्र देना होगा, अपने पद को छोड़ना होगा। ठीक इसी प्रकार राज्य में 62 वर्ष यानी कि अधिकतम 6 वर्ष के लिए कार्य करेगा, लेकिन यदि 62 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो चुकी है 6 वर्ष से पहले तो वह कार्य उसको नहीं अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अर्थात नए सदस्य की वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो अनुच्छेद 315 के तहत भी एक लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया था। ठीक, तो समय समय पर इनकी आवश्यकता अनुसार बच्चों नियुक्ति की जाती है। तो इसमें आगे जानेंगे जो महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही उनको निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा यानी कि या तो 2 कंडीशन मैंने बताई, तीसरी कंडीशन ये है कि यदि न्यायिक जांच के आधार पर उनके आरोप कोई सिद्ध हो जाता है तो उनको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक, परंतु संविधान यह सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया जाए, अर्थात इसके तहत ही संविधान वेत्ताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है बाद में। क्यों? क्योंकि सभी सरकारी सेवाओं में ऐसा वर्ग भी आए जो समाज का दबा कुचला और गरीब वर्ग है।
तो ऐसे लोगों को भी समाज की हिस्सेदारी में आरक्षण की व्यवस्था बच्चों की गई है। तो प्रशासनिक सेवा में कई प्रकार के जो हैं अधिकारी रैंक होती है, जैसे आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस आदि के लिए संघ लोक सेवा आयोग चयन करता है। जिले का एक जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट जो जिले का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, यह आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, क्लास 1 ऑफिसर। ठीक, इसके अलावा आईएएस आईपीएस अधिकारी रैंक के राज्य स्तर के कर्मचारी होते हैं, जहाँ में राज्य सरकार की देखरेख में बच्चों कार्य करता है। इसके अलावा आईएएस आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सरकार इनको नियुक्त करती है, केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार सरकारी तंत्र को चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो नौकरशाही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहित नीतियां जनता तक बच्चों पहुंचाई जाती हैं। परंतु इन नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। आम लोगों की धारणा है नौकरशाही रिश्वतखोरी लेट लतीफ़ी में लिप्त है, अर्थात समय पर हमारे कार्य नहीं करते। आपने देखा भी होगा, आपको दफ्तरों में बाबू चक्कर कटाता रहता है, आज नहीं कल आना परसों आना। तो इस प्रकार से उनकी विश्वसनीयता पर भी जो है उंगली उठती है बच्चों। तो नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों एवं आशाओं के संवेदनशील नहीं होती है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें सरकार की नौकरशाही को नियंत्रित करती है। इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है, तो दूसरी ओर अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन गई है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि जो सरकारी कर्मचारी है वो इसके दबाव में, नेताओं के दबाव में राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में उनको कार्य करना होता है। तो नौकरशाही स्थायी होती है और वह ताकतवर भी होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप की अपेक्षा नौकरशाही को उनसे दायित्वपूर्ण कार्यों से संबंध किया जाता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार लाल फीताशाही को छोड़कर कब लोक कल्याणकारी राज्यों को करेंगे या समझेंगे, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्यों को कैसे ये बढ़ावा देंगे, कब अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि ऐसे अधिकारियों से कि वह अपने कार्यों को अच्छे से समझेंगे और जनता की समस्याओं का समय से निदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।